हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल स्टेलर इंग्लिश लैब में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग ट्रांसलेशन के ऊपर बात करेंगे। ये ट्रांसलेशन जो टॉपिक है बहुत ही इजी टॉपिक है, इसे घबराने की जरूरत नहीं है। आपके फाइनल एग्जाम में 5 नंबर के ट्रांसलेशन पूछे जाते हैं, तो जो टोटल नंबर होता है ट्रांसलेशन के लिए वो नंबर 5 होता है। 5 नंबर के ट्रांसलेशन पूछे जाते हैं। ट्रांसलेशन वाले खंड में अगर आप प्रीवियस ईयर के सवालों को देखिएगा तो ट्रांसलेशन वाले खंड में है ना 7 या 8 सेंटेंस होते हैं, जिसमें से 5 को आपको ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में। ये जो ट्रांसलेशन जो पूछे जाते हैं वो बहुत ही सिंपल और इजी नेचर के होते हैं। थोड़ी सी समझ की जरूरत है, इन ट्रांसलेशंस को हल करने के लिए थोड़ी सी समझ की जरूरत है। आज के इस ट्रांसलेशन के वीडियो सेशन में हम लोग कुछ बेसिक चीजों को पहले देखेंगे। पहले हम लोग अपना बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले ठीक करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एक सेंटेंस के कितने भाग हो सकते हैं। एक कोई सेंटेंस वो बड़ा हो या छोटा हो, एक सेंटेंस के कितने अंग हो सकते हैं। अगर कोई सेंटेंस दिया गया हो या क्लॉज दिया गया हो, एक ही चीज है, थोड़े से फंडामेंटल अंतर है। यदि कोई सेंटेंस हो या क्लॉज हो तो इसके 5 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है वो सब्जेक्ट होता है। एक सेंटेंस में जो सबसे पहला भाग होता है वो सब्जेक्ट होता है। इसके बाद जो होता है ना वो वर्ब होता है। एक सेंटेंस की जो दूसरा भाग है वो वर्ब है। तीसरा भाग जो है वो ऑब्जेक्ट है। तीसरा भाग जो है वो ऑब्जेक्ट है। चौथा भाग जो है उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और 5वां जो इसका पार्ट है ना, इसको हम लोग एडवर्बियल कहते हैं। चलिए, आपको पहले समझना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पहले आपको ये समझना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल के बारे में। बहुत सारे बच्चों को ये अक्सर शिकायत होती है कि उनको समझ में नहीं आता है कि वाक्य में सब्जेक्ट कौन है। बहुत एलिमेंट्री चीज है ये बहुत एलिमेंट्री चीज है सब्जेक्ट को पहचानना। जब तक हम सब्जेक्ट नहीं पहचानेंगे हम किसी तरह का ट्रांसलेशन नहीं बना सकते। देखिए, ट्रांसलेशन के लिए वाक्य बड़ा दिया गया हो या छोटा दिया गया हो, कोई भी ट्रांसलेशन के लिए यह समझना जरूरी है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इसी पैटर्न पर हम किसी वाक्य का ट्रांसलेशन करते हैं। पहले सब्जेक्ट रखते हैं, इसके बाद वर्ब रखते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं। यदि वो वाक्य बड़ा है तो उसमें आ जाएगा फिर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, एडवर्बियल भी आ सकता है। देखिए, ये आवश्यक अंग है, ये किसी भी वाक्य के लिए आवश्यक अंग है। हाँ, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल का होना ये आवश्यक नहीं है। मतलब किसी वाक्य में कॉम्प्लीमेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। किसी वाक्य में एडवर्ब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन एक वाक्य में आमतौर पर सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, आपको वर्ब देखने को मिलेंगे, आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो ट्रांसलेशन की तरफ जाने से पहले हम लोग पहले ये समझ लें कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। एक वाक्य में सब्जेक्ट का पहचान कैसे करेंगे। चलिए, सरल भाषा में अगर हम बात करते हैं, अब बहुत अगर हाई फाई अगर हम बात नहीं करें, सरल भाषा में बात करें तो कोई काम करने वाले को, कार्य करने वाला, आप इस सरल भाषा में समझिए, कार्य करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। जो कार्य करे, कार्य करने वाला जो होता है ना वो सब्जेक्ट होता है। इस सरल भाषा में समझिए, हम बहुत ज्यादा चीजों को लेंदी नहीं बनाना चाहते हैं। जैसे देखिए, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। चलिए, पंखा चल रहा है। अगर हमको कहना है पंखा चल रहा है। चलिए, मोहन ने मेरी मदद की है, ने मेरी मदद की है। चलिए, हम बात में और ले लेते हैं, हम ले सकते हैं मोहन ने मेरी मदद की थी, मेरी मदद की थी। चलिए, देखिए सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट कौन होता है, कार्य करने वाला सब्जेक्ट होता है। पहले ये छोटी छोटी पहले बातों को समझा जाए। इसमें हमें क्या कहना है कि इसमें हमें सब्जेक्ट को ट्रेस करना है, सब्जेक्ट को ढूंढना है, तभी जाकर के हम वाक्य बना पाएंगे। क्योंकि किसी भी वाक्य के लिए क्या जरूरी है, पहले सब्जेक्ट का पहचान जरूरी है, इसके बाद वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये तो चाहिए ही चाहिए। अगर थोड़ा बड़ा सेंटेंस अगर है तो उसमें आपको मिल सकता है कॉम्प्लीमेंट। यदि कोई बड़ा सेंटेंस है तो उसमें आपको मिल सकता है एडवर्बियल। तो ये मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये कंपलसरी है।
तो सबसे पहले हम ये पहचाने कि सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट किसको कहते हैं। तो मोटा मोटी भाषा में कहें तो काम करने वाला जो होता है ना वो सब्जेक्ट कहलाता है। अब चलिए आपको ये 4 वाक्य पहले हम लोग लेके चलते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, ओके। अब इसमें सब्जेक्ट ना, काम करने वाला कौन है, कौन पढ़ा रहा है, तो मैं, तो यहां पर मैं जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया। पहले आप इस चीज को देखिए, पंखा चल रहा है, चलने का काम कौन कर रहा है, खुद से पूछिए। चलने, ये जो वर्ब है ना, ये कौन कर रहा है, वर्ब का काम कौन कर रहा है, तो पंखा कर रहा है। चलने का काम पंखा कर रहा है, यहां पर पंखा कार्य करने वाला हुआ तो पंखा एक सब्जेक्ट हुआ। चलिए चलिए, मोहन ने मेरी मदद की है या की थी, ठीक है। चलिए, तो मदद करने का काम किसने किया था, मोहन ने किया था। तो यहां पर मोहन जो है ना, ये दोनों वाक्यों में मोहन एक सब्जेक्ट है। यानी कि सरल भाषा में कहें तो काम करने वाला एक सब्जेक्ट होता है। कोई भी वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट की पहचान करते हैं। चलिए, अब ये तो एक बहुत सरल ये तरह का वाक्य थे जिसमें कि सब्जेक्ट का पहचान बहुत आसान था। कभी कभी क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता है कि सब्जेक्ट कौन है ना, कभी कभी हमें पता नहीं चलता है कि सब्जेक्ट कौन है। जैसे कि अगर मैं वैसे वाक्य को लिखूं, अगर मैं कहूं कि 10 बजा है, अगर मैं कहूं कि 10 बजा है, मैं कहूं कि नदी के पीछे एक झोपड़ी है, मैं कहूं कि बहुत गर्मी है। चलिए, और इस तरह के कई वाक्य हो सकते हैं। मैं कह सकता हूं एक राजा था। चलिए, अब ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट का हमें पहचान करना है, ठीक है ना, ऐसे वाक्यों में हमें सब्जेक्ट का पहचान करना है। चलिए, सब्जेक्ट का क्या डिफिनीशन बताया गया था, सब्जेक्ट का डिफिनीशन ये बताया गया था कि काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। पहचान हम कैसे करेंगे, तो कर्ता को ना सब्जेक्ट कहते हैं, कार्य करने वाला जो होता है ना, सॉरी, जो कार्य करने वाला होता है ना वो सब्जेक्ट कहलाता है। आप ऐसे समझिए, कार्य करने वाला। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि उस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे कि देखिए 10 बजा है, अब काम कौन कर रहा है ऐसा आपको दिया गया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। 10 बजा, इसमें एक्शन 10 बजा है, इसमें काम कौन कर रहा है, तो इसमें काम करने वाला का कोई नाम या पहचान नहीं दिया गया है। इसका मतलब है कि इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट इसमें गायब है। आप ऐसे समझिए, ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है। चलिए, नदी के पीछे एक झोपड़ी है। अब इसमें इस वाक्य में काम कौन कर रहा है, देखिए कार्य करने वाला सब्जेक्ट होता है। पहला चीज ये है, अगर हमें सब्जेक्ट खोजना है तो हम ये पहले अपने आप से पूछेंगे कि इसमें काम कौन कर रहा है। नदी के पीछे एक झोपड़ी है, इसमें काम कौन कर रहा है, तो काम करने वाला कोई नहीं है, यानी कि सब्जेक्ट यहां पर गायब है। चलिए, बहुत गर्मी है, फिर अपने आप से पूछिए काम कौन कर रहा है, कोई व्यक्ति है, कोई चीज है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। चलिए, एक राजा था, अब एक राजा था, इसमें काम कौन कर रहा है, बार बार वही मैं बात करूंगा। इसका मतलब है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो बच्चों, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हो ही, लेकिन हमें कोई भी वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट वाक्य में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एक झूठा सब्जेक्ट देना होगा। इस चारों वाक्य में कोई वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें काम करने वाला का नाम नहीं दिया गया है। तो सब्जेक्ट तो है नहीं, तो सब्जेक्ट हम फिर लेंगे किसको, तो देखिए जब सब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे इन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे वाक्य या तो बनेंगे, जब सब्जेक्ट जब नहीं हो तो या तो ये वाक्य बनेंगे इट के प्रयोग से, या तो इट के प्रयोग से बनेंगे, या तो देयर के प्रयोग से बनेंगे, या तो इट के प्रयोग से बनेंगे, या तो देयर के प्रयोग से बनेंगे। अब आपका नेक्स्ट सवाल ये होना चाहिए कि सर अगर सब्जेक्ट नहीं हो तो हम कैसे पहचान करेंगे कि किसी वाक्य में इट का प्रयोग होगा और किस वाक्य में देयर का प्रयोग होगा। इसके लिए हम दूसरे वीडियो सेशन में बात करेंगे, ठीक है ना, इसके लिए हम दूसरे वीडियो सेशन में बात करेंगे। पहले तो हम आपको ये पहचान करवा रहे हैं कि आप सब्जेक्ट पहले ढूंढिए, सब्जेक्ट पहले तलाशिए, सब्जेक्ट है या नहीं है। जैसे कि इन वाक्यों में काम करने वाला मौजूद था, मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूं, तो मैं सब्जेक्ट हूं। पंखा चल रहा है, पंखा चलने का काम कौन कर रहा है, पंखा, तो पंखा एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना। मोहन ने मेरी मदद की है या मोहन ने मेरी मदद की थी, ओके। मदद करने का काम किसने किया, तो मोहन ने किया, यानी कि मोहन इस वाक्य में सब्जेक्ट है। चलिए, कह रहा है क्या, 10 बजा है,
इसमें सब्जेक्ट कौन है? तो सब्जेक्ट गायब है। तो सब्जेक्ट गायब है तो वाक्य कैसे बनेगा? वाक्य तो या तो इट के प्रयोग से बनेगा या तो देयर के प्रयोग से बनेगा। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो सेशन में बात करेंगे कि किस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट इट का प्रयोग करेंगे और किस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट देयर का प्रयोग करेंगे। अभी हमें केवल पहचान करना है। अच्छा, नदी के पीछे एक झोपड़ी है, आप ऐसा समझिए। तो नदी के पीछे एक झोपड़ी, इसमें कर्ता कोई नहीं दिया है, सना डूअर कोई नहीं है। आप इसको सरल भाषा में कहिए, काम करने वाले को डूअर कहते हैं, इंग्लिश में डूअर कहते हैं। इसमें कोई डूअर नहीं दिया है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस तो हमें बनाना है। तो या तो ये इट से बनेगा या तो देयर से बनेगा, वो सारा चीज क्लियर हो जाएगा, आप घबराइए नहीं। ये वाला वाक्य हम इट से बनाएंगे। अभी मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ। ये वाला वाक्य जो होगा ना, इसका सब्जेक्ट देयर होगा। बहुत गर्मी है, इसका सब्जेक्ट इट होगा। एक राजा था, इसका सब्जेक्ट देयर होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि कुछ सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं, कुछ सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर देयर का प्रयोग करते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब किस में इट लगाएंगे, किस में देयर लगाएंगे, हम आगे की वीडियोस में इसको देखेंगे। चलिए, तो बच्चों ये क्लियर हो गया कि हम सब्जेक्ट कैसे खोजेंगे। तो पहले काम करने वाले को पकड़ेंगे। अगर कार्य करने वाला अगर मौजूद है तो सब्जेक्ट क्लियर है। जैसे कि मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है, पंखा सब्जेक्ट है, मोहन सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर एकदम क्लियर है। लेकिन जब सब्जेक्ट नहीं हो, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं हो, तो फिर हमें जाना चाहिए इट की तरफ या देयर की तरफ। कुछ सेंटेंस इट से बनते हैं, कुछ सेंटेंस देयर से बनते हैं। चलिए, ये तो सब्जेक्ट की बात हो गई। अब हमारा जो अगला जो पॉइंट है, जो हम अगले बिंदु पर बात करेंगे, वो ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? ऑब्जेक्ट कौन होता है, पहले आप ऐसा समझिए। सब्जेक्ट हो गया काम करने वाला, ठीक है ना, काम करने वाला सब्जेक्ट हो गया। चलिए, ऑब्जेक्ट हम किसको कहेंगे, है ना, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का असर हो, जिस पर क्रिया का असर हो या क्रिया का प्रभाव पड़े, या क्रिया का प्रभाव पड़े, वो क्या होता है? वो जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। चलिए, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? जिस पर क्रिया का असर हो, क्रिया का प्रभाव पड़े, वो चीज ऑब्जेक्ट होता है। अब चलिए, थोड़ा सा वाक्य को हम लोग लेते हैं और उसमें पहचान करेंगे कि उसमें ऑब्जेक्ट कौन है। चलिए चलिए बच्चों, अब इसमें हम लोग तलाशेंगे, ऑब्जेक्ट तलाशेंगे। देखिए, अगर आपका पहचान पर पकड़ बन गया तो वाक्य बनाना आपके लिए सरल कार्य हो जाएगा। पहले हमें तो ये पकड़ना है सब्जेक्ट कौन है, फिर हमें ये पकड़ना है कि वर्ब कौन है, और फिर हमें ये पकड़ना है कि ऑब्जेक्ट कौन है। अगर इन तीनों पर पकड़ अगर है, आप पकड़ सकते हैं कि सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट ये है, कॉम्प्लीमेंट ये है, एडवर्बियल यह है, तो फिर सेंटेंस बनाना आपके लिए काफी सरल का चीज हो जाएगा। आप इस पहले प्राइमरी चीज को देखें, फिर हम लोग ट्रांसलेशन के लिए प्रैक्टिस भी करेंगे, है ना, प्रैक्टिस भी करेंगे।
चलिए, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, क्या कहा गया है, जिस पर क्रिया का असर हो या क्रिया का प्रभाव पड़े, है ना, क्रिया एक्शन, जो एक्शन से प्रभावित हो, जो क्रिया से, देखिए काम करने वाला जो काम करे, जो एक्शन को परफॉर्म करे, वो सब्जेक्ट होता है। आज जिसका असर पड़े वो ऑब्जेक्ट होता है। चलिए, लोगों ने बाइडेन को राष्ट्रपति चुना, ठीक है ना, लोगों ने बाइडेन को राष्ट्रपति चुना। चलिए, अब देखिए, अब चुनना एक क्रिया है, आप ऐसे समझिए, चुनना क्या एक क्रिया है। अब चुनना क्रिया है तो बाइडेन यहाँ क्या हो गए, बाइडेन यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गए। चुनने से कौन प्रभावित हो गए, चुनने से कौन, देखिए लोग तो यहाँ सब्जेक्ट बने, चुनने का काम किसने किया, तो लोग ने किया, तो लोग सब्जेक्ट हो गया। बाइडेन क्या हो गया, बाइडेन यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, बाइडेन यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। कॉम्प्लीमेंट भी आप कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी जो होता है ना, वो क्या कहलाता है, वो मतलब पहचान बताता है। कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चलिए, उसने घर की मरम्मत की। चलिए, पहले मरम्मत करने का काम किसने किया, तो उसने किया, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, उसने सब्जेक्ट हो गया। मरम्मत करने का असर किस पर पड़ा, कौन सा चीज मरम्मत हुआ, तो घर मरम्मत हुआ। क्रिया का असर जिस पर पड़े वो क्या कहलाता, ऑब्जेक्ट कहलाता है। मरम्मत क्या किया, घर किया, तो यहाँ पर घर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए, आप आगे देखते हैं। मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, अगर ये लाइन है, पढ़ाने का काम कौन करता है, मैं करता हूं, तो मैं डूअर हूं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, बच्चों को पढ़ाता हूं, पढ़ाने का असर किस पर पड़ता है, कौन पढ़ता है, बच्चा पढ़ता है ना, तो पढ़ाने का असर किस पर पड़ता है, बच्चों पर पड़ता है, तो बच्चा इसमें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। डूअर जो होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं, और क्रिया का असर जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। चलिए, बारिश ने सड़क को नष्ट कर दिया। नष्ट करने का काम, नष्ट करने से क्या प्रभावित हुआ, खुद से पूछिए, नष्ट करने से क्या प्रभावित हुआ, क्या चीज नष्ट हुआ, तो सड़क नष्ट हुआ, तो यहाँ पर जो सड़क हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बारिश क्या हुआ, बारिश, है ना, नष्ट कर दिया। डूअर जो काम करे, नष्ट करने का काम किसने किया है, नष्ट कर दिया, क्या नष्ट किया, बारिश, तो यहाँ जो डूअर होगा वो क्या हो जाएगा, बारिश है, तो बारिश इस वाक्य में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए, कुछ और वाक्य देखते हैं। राम ने रावण को तीर से मारा। चलिए, अच्छा, अब मारने का असर किस पर पड़ा, तो देखिए रावण पर पड़ा, तो रावण ऑब्जेक्ट, और मारा किस चीज का उपयोग करके, तो तीर का, यानी कि तीर भी ऑब्जेक्ट है। एक वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ये दिमाग में हमें रखना है। एक वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे देखिए, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, इसमें एक ऑब्जेक्ट है। उसने घर की मरम्मत की, इसमें एक ऑब्जेक्ट है। बारिश ने सड़क को नष्ट कर दिया, इसमें एक ऑब्जेक्ट है। चलिए, राम ने रावण को तीर से मारा, ये क्या है, इसमें दो ऑब्जेक्ट है। मैंने तुम्हारे लिए एक उपहार खरीदा। चलिए, देखिए, अब उपहार भी एक ऑब्जेक्ट है, और तुम भी क्या हो, यू भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट की संख्या कितना है, दो है, जिस पर क्रिया का असर पड़े। खरीदने का असर किस पर पड़ा, उपहार पर, उपहार किसके लिए था, तुम्हारे लिए। चलिए, मैंने राम को एक उपहार दिया। चलिए, देने का असर किस पर पड़ा, उपहार पर, और किसको दिया गया, राम को दिया गया, यानी कि इसमें हमें दो ऑब्जेक्ट की प्राप्ति हुई, ठीक है। अच्छा, देने का काम कौन किया, मैंने किया, तो मैं यहाँ पर क्या बना, सब्जेक्ट बना। तो बच्चों, अब मैं समझता हूं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पहचान आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ गया होगा। हम लोग वाक्य में जैसे आगे बढ़ेंगे तो और भी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन चीजों का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर लेंगे। चलिए, अब हम आगे देखते हैं वर्ब, है ना। वर्ब का पहचान हम कैसे पहचान करेंगे कि कोई वर्ड एक वर्ब वर्ड है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है ना। क्रिया, है ना, जिससे करने का बोध होता है ना, करने का बोध, है ना, करने का बोध हो, है ना, करने का बोध हो, वो क्रिया होता है जिसमें काम हो। जैसे हंसना, आप ऐसा समझिए, हंसना, है ना, गाना, पढ़ना, ये सब क्रिया है ना। पढ़ना, लिखना, और हजार तरह की बातें हैं, है ना, हजार तरह की बातें हैं, ये सारी क्रिया है। कुछ सेंटेंस को हम लोग देखते हैं, इसमें क्रिया को देखेंगे, क्रिया कौन कौन है। चलिए, मैं पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाना क्या है, एक एक्शन है। पढ़ाना क्या है, आप इसको ऐसे समझिए, यहाँ पर पढ़ाना क्या है, एक एक्शन है, तो पढ़ाना यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब हो गया। चलिए, इसको थोड़ा देख लेते हैं। पंखा चल रहा है ना, तो यहाँ चलना क्या है, क्रिया है, तो यहाँ पर चलना जो है वो वर्ब हो गया। मोहन ने मेरी मदद की है, मदद करना क्या है, करना, जिसमें ना हो, क्रिया हो, मदद की है, तो मदद करना क्या हुआ, देखिए मदद, केवल मदद, ये वर्ब नहीं है, मदद की मतलब मदद करना वर्ब हुआ, है ना, मदद करना वर्ब हुआ। मोहन ने मेरी मदद की थी, मदद करना यहाँ पर वर्ब हुआ,
जिसमें क्रिया हो वो वर्ब होता है। चलिए, अब जैसे 10 बजा है, अब इसमें कोई भी वर्ब है ना, मतलब मेन वर्ब नहीं है। चलिए, नदी के पीछे एक झोपड़ी है, इसमें वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है। बहुत गर्मी है, इसमें मेन वर्ब नहीं है। एक राजा था, इसमें मेन वर्ब नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है। ठीक है। चलिए, लोगों ने बाइडेन को राष्ट्रपति चुना, चुनना, चुनना एक वर्ब है, ठीक है ना, ये वर्ब है। उसने घर की मरम्मत की, ये मरम्मत की एक वर्ब है। मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, पढ़ाना क्या एक वर्ब है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे वर्ब्स दिए गए हैं। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे वर्ब्स के बारे में। तो वर्ब्स में क्रिया है ना का बोध होता है, इसमें करने का बोध होता है। हंसना, गाना, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना इत्यादि जो है वो वर्ब है। जैसे कि देखिए, उसने, एक वाक्य हम लेते हैं, फिर इसको डील करेंगे। उसने है ना कलम तोड़ दिया, उसने एक होना चाहिए, उसने एक कलम तोड़ दिया। चलिए, बहुत सिंपल सिंपल हम लोग लेके चलते हैं, और ये इसी रेंज का, इसी लेवल का सवाल है ना ट्रांसलेशन आपके एग्जाम्स में आता है। बहुत बड़ा नहीं, एकदम समझिए, एकदम सिंपल सिंपल ट्रांसलेशन पूछे जा रहे हैं। मतलब उनको बनाकर अगर आपको मतलब अजीब फील होगा कि इस तरह का ट्रांसलेशन इंटरमीडिएट लेवल पर, जो कि क्लास, हमें लगता है कि वह क्लास 4, 5, 6 से ज्यादा का लेवल का वो ट्रांसलेशन नहीं है, लेकिन पूछा जा रहा है 12 के फाइनल एग्जाम में पूछा जा रहा है। चलिए, उसने कलम तोड़ दिया, इसमें हमें चुनना है सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। पहले चुनिए बच्चों, पहले आप इसको चुनिए, देखिए कि आप चुन पाते हैं कि नहीं। इसमें सेलेक्ट करना है सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को। चलिए, उसने कलम तोड़ा, तोड़ने का काम किसने किया, क्रिया का काम किसने किया, उसने किया। तो यहां पर उसने क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। चलिए, तोड़ना, तोड़ दिया, तोड़ना क्रिया है ना, तोड़ना क्रिया है, तो ये पार्ट हमारा वर्ब हो गया। और टूटा क्या, टूटने का असर किस पर पड़ा, तो टूटा, कलम टूटा, तो कलम यहां पर क्या हो गया, कलम एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से हम वाक्यों में पहचान कर सकते हैं कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है। चलिए, अब हम आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। अब हम आते कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, है ना, कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं। अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट के ऊपर आएंगे। देखिए, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ना पूरक। अगर इसको सरल भाषा में कहें तो कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट से ना वैसे चीजों का बोध होता है जो चीजों को पूरा कराए, ठीक है ना, या परिचय दे। इसको है ना, कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के हैं, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आप इसको सरल भाषा में आप ऐसे समझिए, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चलिए, अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन होते हैं और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन होते हैं। कॉम्प्लीमेंट भाई किसको कहते हैं, पहले ये समझा जाए कि कॉम्प्लीमेंट हम कहते किसको हैं। तो जो परिचय दे, जो परिचय दे, सरल भाषा में जो परिचय दे, सब्जेक्ट का परिचय दे तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट का परिचय दे तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये समझना होगा। देखिए, कभी कभी फंसा देता है बात, हमें समझ में नहीं आता कि कॉम्प्लीमेंट कौन है और हमें समझ में नहीं आता है कि ऑब्जेक्ट कौन है। ये पहले हमें समझना होगा, इसके बाद ही हम आगे चलेंगे। देखिए, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट पूरक होता है। कॉम्प्लीमेंट का अगर हिंदी की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट पूरक होता है। ये वाक्य को पूरा करता है ना, वाक्य को क्या करता है, पूरा करता है, वाक्य को पूरा करता है। आप ऐसे समझिए, सरल भाषा में समझिए, वाक्य को पूरा करता है। या हम यूं कहें कि जो वाक्य के बारे में परिचय दे, है ना, जो सब्जेक्ट के बारे में परिचय दे उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, और जो ऑब्जेक्ट के बारे में परिचय दे उसे हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। चलिए, अब जैसे कि अगर मैं कहूं कि मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक शिक्षक हूं, यहां पर शिक्षक का पहचान करना है कि शिक्षक क्या है, और दूसरा है कि मैं एक शिक्षक से मिला, मैं एक शिक्षक से मिला। चलिए, ये दोनों में शिक्षक अलग अलग है। देखिए, मैं एक शिक्षक हूं, ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मैं कौन हूं। तो जो परिचय दे, सब्जेक्ट के बारे में परिचय दे तो इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, यानी कि शिक्षक है, यहाँ पर शिक्षक क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। और कॉम्प्लीमेंट में कौन सा कॉम्प्लीमेंट, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मैं एक शिक्षक हूं, आप सरल भाषा में आप ऐसे समझिए। तो यहाँ पर शिक्षक जो है ना वो मैं एक, अच्छा देखिए, मैं एक, ये अधूरा लाइन है ना, मैं एक अधूरा लाइन है। कॉम्प्लीमेंट क्या करता है,
वाक्य को पूरा करता है। मैं एक, ये तो अधूरा लाइन है, इसमें जोड़ दिया कि शिक्षक हूं, अब ये वाक्य को पूरा कर दिया। थोड़ा ध्यान दिया जाए, इसको दो तरीके से देख सकते हैं, वाक्य को पूरा करे तो भी कॉम्प्लीमेंट, और अगर किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे तो वो भी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहां पर शिक्षक क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। चलिए, मैं एक शिक्षक से मिला। देखिए, मिलना एक क्रिया है, तो मिलना वर्ब है। आप मिला किससे, किससे मिला, तो मिला शिक्षक से। मिला किससे, मिला शिक्षक से, यानी कि मिलने का असर किस पर पड़ा, मिलने का असर शिक्षक पर पड़ा, यानी कि शिक्षक यहां पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिया से प्रभावित होता है, कॉम्प्लीमेंट का क्रिया से कोई मतलब नहीं है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है सब्जेक्ट के बारे में सूचना देना अथवा ऑब्जेक्ट के बारे में सूचना देना। ठीक है, चलिए, तो मैं एक शिक्षक से मिला, इसमें शिक्षक एक ऑब्जेक्ट है। मैं क्या, मैं यहाँ क्या है, मैं तो मिलने, है ना, मतलब सब्जेक्ट वो होते जो कार्य करते हैं, है ना। मैं एक शिक्षक से मिला, मिलने का काम कौन किया, सब्जेक्ट किया, मैं, तो यहाँ पर मैं क्या एक सब्जेक्ट बना। तो ये वाक्य बहुत आसान है, समझना बहुत आसान है। कॉम्प्लीमेंट के बारे में जो परिचय दे, जो सूचना दे, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। जो सब्जेक्ट के बारे में सूचना दे वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो ऑब्जेक्ट के बारे में सूचना दे वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चलिए, अब हम बात करते हैं एडवर्बियल के बारे में। हालांकि ये आवश्यक नहीं है, फिर भी चलिए हम लोग 2 कदम आगे बढ़ते हैं। एडवर्बियल, है ना, देखिए, क्यों, कैसे, कहां और कब, इसका जो जवाब दे दे, इसका जो उत्तर दे दे वो एडवर्बियल कहलाता है। इसका जो उत्तर दे दे वो एडवर्बियल कहलाता है। बस आप ऐसे समझिए, क्यों का जो जवाब दे दे, जो कैसे का जवाब दे दे, जो कहां का जवाब दे दे, जो कब का जवाब दे दे, वो पार्ट एडवर्बियल कहलाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, वह रविवार को घर गया। चलिए, वह रविवार को घर गया, वह बरसात में घर गया, वह बस में बरसात में घर आया। चलिए, वह गिलास भरकर दूध पिया। चलिए, अब हमें इसमें एडवर्बियल का पहचान करना है। देखिए क्या कहा गया है, क्यों का जवाब, कैसे का जवाब, कहां का जवाब और कब का जवाब जो होता है वो पार्ट एडवर्बियल कहलाता है। चलिए, वो रविवार को, अब इसमें हमें पहचान करना है एडवर्बियल को लेकर के। वो रविवार को घर गया, आप पूछिए कब, खुद से पूछिए तो उत्तर मिलेगा रविवार। तो रविवार यहां पर क्या हो गया, रविवार यहां पर एडवर्बियल हो गया। देखिए, जो कब का जवाब दे दे, है ना, वो एडवर्बियल होता है। खुद से पूछिए, वो रविवार को घर गया, कब गया, रविवार को। तो रविवार इस पार्ट में क्या बना, रविवार इस पार्ट में एडवर्बियल बना। चलिए, वो बरसात में घर गया। देखिए, कब, कैसे, कहां और, है ना, क्यों, इसका जो जवाब दे दे, वो बरसात में घर गया। देखिए, अब यहां पर हम ले सकते कब, तो बरसात में, तो यहां पर बरसात में क्या हो गया, एडवर्बियल। ये पार्ट में एडवर्बियल जो है, ये बरसात में क्या एडवर्बियल है। वो बस में बरसात में घर गया, आया, है ना, यानी कि बरसात हो रहा था, बस में बैठा था। देखिए, कब और कहां का जो उत्तर है एडवर्बियल कहलाता है। देखिए, बस में और बरसात में, तो कब और कहां। देखिए, तो कहां तो बस में, कहां तो बस में, तो ये पार्ट एडवर्बियल है। अच्छा, बरसात में, तो ये पार्ट एडवर्बियल है। यानी कि एक वाक्य में, है ना, मतलब एक से ज्यादा एडवर्बियल हो सकते हैं। पहले आप ये समझिए, एक वाक्य में एक से ज्यादा एडवर्बियल हो सकते हैं, चलिए,
अब हम बात को आगे लेके चलते हैं। वह गिलास भर कर दूध पिया। कैसे? कैसे तो गिलास भर कर। कैसे, ये कैसे का जवाब है ना, कैसे तो गिलास भर करके। तो यहां पर क्या है, यहां पर ये गिलास भर कर क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। चलिए एक वाक्य और लेते हैं बेहतर समझ के लिए। वह लंगड़ाते हुए, वह लंगड़ाते हुए घर गया। चलिए कोई व्यक्ति के बारे में है कि वह लंगड़ाते हुए घर गया। चलिए अभी इसे हमें बनाना है, वह लंगड़ाते हुए घर गया। तो यहां पर कैसे, फिर कैसे आप पूछिए, खुद से पूछिए कैसे। तो कैसे का जवाब आपको मिलेगा कैसे, लंगड़ाते हुए। तो ये लंगड़ाते हुए हमारा क्या हो गया, एडवर्बियल हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से हम एक सेंटेंस में हम पहचान कर पाते हैं कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट कौन है और एडवर्बियल कौन है। इस प्रकार से हम पहचान पाते हैं कि एक वाक्य में सब्जेक्ट का कौन है, वर्ब ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, कॉम्प्लीमेंट कौन है और एडवर्बियल कौन है। ठीक है ना। चलिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। काम करने वाला सब्जेक्ट, जिस पर क्रिया का असर पड़े वो ऑब्जेक्ट, कोई क्रिया होता है तो वो वर्ब। देखिए जो वाक्य को पूरा कर दे, ज्यादा नहीं, जो पूरक होते जो वाक्य को पूरा कर दे वो कॉम्प्लीमेंट, और जो कब क्यों कैसे का जवाब दे दे वो एडवर्बियल। चलिए अब हम लोग टेंस से रिलेटेड है ना, सबसे पहले जो ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे वो टेंस पर आधारित हम लोग ट्रांसलेशन स्टार्ट करने वाले हैं। टेंस आप जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के हैं, ठीक है ना। एक है प्रेजेंट टेंस, एक है पास्ट टेंस और एक है फ्यूचर टेंस। टेंस 3 प्रकार के हैं है ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद, अब प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार के, पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के और फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के। चलिए आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट टेंस को लेकर के। चलिए आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट टेंस को लेकर के। और प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम लोग लेकर बात करेंगे है ना सिंपल प्रेजेंट, है ना। ये पहला भाग है ना, इसके 4 पार्ट है ना, प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज के इस ट्रांसलेशन वाले वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट को लेकर के, है ना। हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेकर के हम लोग बात करेंगे। देखिए अगर बहुत सारे अगर आपको सेंटेंस दिए गए हो तो सबसे पहले टेंस का पहचान जरूरी है कि किस टेंस का ये वाक्य है, फिर उस टेंस का हम लोग नियम लगाते हैं, ठीक है ना, उस सेंटेंस का हम लोग नियम लगाते हैं। चलिए तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या है, पहले पहचान को देखते हैं। तो वाक्य के अंत में क्या लगता है, ता है, ती है, ते है। मतलब अगर किसी वाक्य के अगर अंत में ता है, ती है, ते है अगर हो तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो वाक्य है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। जैसे कि देखिए वह मुझे है ना पढ़ाता है। चलिए लोग मेरी मदद करते हैं। लिखेगा वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है। चलिए वो प्रतिदिन विद्यालय जाती है। अब चलिए देखते हैं ये किस टेंस के वाक्य है। आपको क्या कहा गया है, आपको कहा यह गया है कि अगर किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, अगर ये अंत में लगे हों तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो वाक्य है ना ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। पहले ये तो समझ ले, हमारे पास टोटल 12 टेंस है। देखिए हमारे पास टोटल 4 4 और 4, हमारे पास टोटल 12 है ना, 12 टाइप के वाक्य हमें मिलेंगे। तो 12 टाइप के वाक्य में हम कैसे पहचान करेंगे कि कोई वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, हम कैसे पहचान करेंगे। तो इसका ये मैं आपको वे दे रहा हूं, ठीक है ना। अंतिम में देखिए इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप भली भांति देख रहे थे इसमें ता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लोग मेरी मदद करते हैं, अंतिम में क्या है, ते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है।
चलिए, वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है, अंतिम में ती है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो अगर बहुत सारे अगर वाक्य दिए गए हों और उसमें आपको पहचान करना हो कि कौन सा वाक्य प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि किस किस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है जैसा शब्द लगा हुआ है। चलिए, अब बनाएंगे कैसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य को बनाएंगे कैसे। देखिए, कोई भी वाक्य, एक होता अफर्मेटिव, एक होता अफर्मेटिव, पहले ये समझिए, कोई भी वाक्य एक होता अफर्मेटिव, वो चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो। एक होता अफर्मेटिव में ना हाँ का बोध होता है, अफर्मेटिव में ना हाँ का बोध होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें हाँ का बोध है। वो पटना जा रहा है, इसमें हाँ का बोध है, तो अफर्मेटिव हो गया। एक हो गया निगेटिव, है ना, निगेटिव में ना नहीं का बोध होता है, निगेटिव में ना नहीं का बोध होता है। जैसा आप जानते हैं, वो मेरी मदद नहीं कर रहा है, कौन सा है, अफर्मेटिव की निगेटिव। अगर हाँ कर रहता तो अफर्मेटिव, ना अगर है तो निगेटिव। वह मेरी मदद नहीं कर रहा है, तो ये निगेटिव सेंटेंस है। अच्छा, इसके बाद आपको मिलेगा, अब एक वाक्य हुआ अफर्मेटिव, एक वाक्य हुआ निगेटिव, एक वाक्य होगा इंटेरोगेटिव, है ना, एक वाक्य होगा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव वाले वाक्य में क्या प्रश्न पूछा जाता है, इसमें वो कब गया, वो कब जाता है, वो कब घर आता है, ये सारे, क्या वो घर जाता है, ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। तो चलिए, हम लोग बात को आगे अब लेके चलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर कोई वाक्य अगर अफर्मेटिव में हो तो कैसे बनेगा। यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर वाक्य अगर अफर्मेटिव में हो तो उसके लिए स्ट्रक्चर है, बहुत आसान है। सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब में एस एस कब लगेगा, है ना, वो मैं बताऊंगा, आप घबराइए नहीं। इसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स रख सकते हैं। अदर वर्ड्स, बाकी के लिए मैंने अदर वर्ड्स रख लिया। अन्य शब्द, अन्य शब्द आपका एडवर्बियल हो सकता है अथवा कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। ओके, चलिए, तो कोई भी सेंटेंस के लिए ये पहचान जरूरी है, तभी जाकर के आपसे सेंटेंस बनेगा। तो सब्जेक्ट, वर्ब में एस एस, ऑब्जेक्ट। अब हम कब वर्ब में एस एस लगाएंगे, थोड़ा हमको ये देखना है। देखिए, सब्जेक्ट यदि सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, या कोई नाम हो, या कोई नाम हो, तो वर्ब के अंत में आप समझते हैं कि मैं क्या बोलने वाला हूं। वर्ब के अंत में एस या यस लगता है, हर जगह नहीं। हमें देखना होगा कि सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट सी है, सब्जेक्ट इट है, या कोई नाम है, तो वर्ब के अंत में एस या यस लगता है। चलिए, अगर ऐसा नहीं है तो केवल वर्ब ही रह जाएगा। ये हमारा अफर्मेटिव वाक्य है ना, ये हमारा अफर्मेटिव वाक्य है। जैसे कि देखिए, वह, कुछ वाक्यों को देखा जाए, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट खोजना है, क्योंकि हमको किस पैटर्न पर लिखना है, हमें इस पैटर्न पर, है ना, हमें वाक्य किस पैटर्न पर बनाना है, हमें वाक्य को इस पैटर्न पर बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट खोजेंगे, इसके बाद क्या खोजेंगे, वर्ब खोजेंगे, इसके बाद क्या ढूंढेंगे, तो ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। हमारा सेंटेंस कंप्लीट। चलिए, वो प्रतिदिन विद्यालय जाता है, जाने का काम कौन करता है, खुद से पूछिए, जाने का काम कौन करता है, वह करता है। जाने का काम कौन करता है, वह करता है, यानी कि वह इस वाक्य में क्या बना, सब्जेक्ट बना। जाना क्रिया है, तो ये वर्ब बना। चलिए, विद्यालय, विद्यालय क्या है भाई, एक है ना, विद्यालय क्या है, और प्रतिदिन क्या है, ये दोनों में ना एडवर्बियल है। ये कहाँ, तो विद्यालय, कब, तो प्रतिदिन, तो ये दोनों में ये प्रतिदिन और विद्यालय क्या है, एडवर्बियल है। ऑब्जेक्ट तो है नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हम आसानी से बना सकते हैं। ही सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद क्या लिखेंगे, गो। तो देखिए, यहां पर क्या कहा गया है, यदि सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, या कोई नाम हो, तो वर्ब के अंत में क्या लगाते हैं, एस एस लगाते हैं। तो जाना का तो अंग्रेजी क्या होगा, वो प्रतिदिन विद्यालय जाता है, ठीक है। जाना का तो अंग्रेजी गो होगा, अब समझ में आ रहा है ना। तो गो का मतलब जाना, अब ही के अनुसार क्या लग जाएगा, गोस, ही गोस टू अ स्कूल। चलिए, इसके बाद हम लिख सकते हैं एवरी डे, ही गोस टू अ स्कूल एवरी डे। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे कि देखिए, मैं, अगर हमको कहना है मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, अगर हमें अगर ऐसा वाक्य मिल जाए, मैं
बच्चों को पढ़ाता हूं। चलिए, अगर हमें ऐसा वाक्य मिल जाए कैसे बनेगा भाई? बहुत आसान है। पहले तो इसका पहचान देख ले। तो इसका पहचान में क्या है? ता है, ती है, ते है। इसके पहले पहचान देख ले, यानी कि इसका पता चला कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये वाक्य है और सिंपल प्रेजेंट टेंस के नियम से बनना चाहिए। चलिए, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। अब हम ले सकते हैं क्या? मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। पैटर्न क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, इसी पैटर्न पर ये भी बनेगा। जितने भी वाक्य हैं सब इसी पैटर्न पर बनेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट आई है। चलिए, पढ़ाना का अंग्रेजी क्या? इसके बाद वर्ब चाहिए ना, तो पढ़ाना तो टीच। तो अब एस एस लगेगा तो नहीं। एस एस कब लगता? जब सब्जेक्ट क्या होता? ही होता, सी होता, ईट होता या कोई नाम होता, तभी ना लगेगा। यानी कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो कैसे बनेगा? आई टीच। चलिए, आई टीच, इसके बाद क्या है? चिल्ड्रेन। आई टीच चिल्ड्रेन, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। चलिए, निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव ये वाक्य कैसे बनेंगे, है ना? अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का अब हम निगेटिव वाक्य देखेंगे। चलिए, वो अफर्मेटिव था, अब हम निगेटिव वाक्य देखेंगे। देखिए, निगेटिव में क्या होता है ना? नहीं का बोध होता है। निगेटिव से किसका बोध होता है? तो नहीं का बोध होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? बहुत आसान, एकदम लॉलीपॉप। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस, है ना, इसमें डू या डज लगता है। ठीक है ना, डू या डज, पहले ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे। नॉट नहीं तो रहेगा ही, तो नॉट लिखेंगे। देखिए, अब जिसमें यस लगता है उसमें डज लगेगा। आज जिसके अंत में यस नहीं लगता है उसके अंत में उसके साथ क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज, निगेटिव तो रहेगा, तो नॉट के लिए, नहीं के लिए तो नॉट हमें लिखना होगा। इसके बाद क्या बना? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो जाएगा ना, ऑक्सिलरी वर्ब। ये इसको कौन सा वर्ब कहेंगे? ये आपका जो है ना ऑक्सिलरी वर्ब है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। ये आपका जो है ना ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, हमारा निगेटिव सेंटेंस हमारा ऐसे ही बनेगा। जैसे कि अगर हमको कहना है, कुछ सेंटेंस को देख लिया जाए बेहतर समझने के लिए। चलिए, वो प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता है, इसी को बनाते हैं। वह प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता है। वह प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता, ये कैसे बनेगा? चलिए, नहीं है ना, तो निगेटिव हो गया। वाक्य कौन सा हो गया? वाक्य क्या हो गया? निगेटिव हो गया। थोड़ा ध्यान दिया जाए, वाक्य क्या हो गया भाई? निगेटिव हो गया। चलिए, इसको बनाना है, क्या करेंगे? वह प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता, ही, तो ही के साथ एस एस लगता है ना, तो पहले जाने का अंग्रेजी लिखेंगे कि नहीं का अंग्रेजी लिखेंगे। तो ही के साथ क्या लगेगा? डज ना लगेगा। चलिए, ही डज नॉट गो। इसके बाद वर्ब चाहिए, तो जाना वर्ब हो गया। तो देखा जाए कैसे कैसे बन रहा है? ही, इसके बाद डू या डज में से एक लेना था, तो ही के अनुसार कैसे चलेगा? ही के साथ वर्ब यस लगता है ना, वही जो वर्ब का यस है वो डज में लग गया। ही डज नॉट गो टू अ स्कूल। ठीक है ना? चलिए, एवरी डे, ही डज नॉट गो टू अ स्कूल एवरी डे। चलिए, अब हम आते हैं एक और वाक्य लेकर के। चलिए, ये कह रहा है क्या? एक और वाक्य हमारा है, मैं बच्चों को नहीं पढ़ाता हूं। चलिए, एक और बनाता हूं, मैं बच्चों को नहीं पढ़ाता हूं। मैं बच्चों को नहीं पढ़ाता हूं। चलिए, ये हमें बनाना है। तो चलिए, कैसे लिखेंगे? आई डू नॉट, है ना, आई, क्योंकि इसमें तो एस लगेगा नहीं। आई डू नॉट टीच, टीच मतलब पढ़ाना, और इसके बाद क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन। ठीक है ना? चलिए, ये तो पूरी तरह समझ में आ गया होगा बच्चों। अफर्मेटिव वाक्य में क्या होता है? कुछ नहीं करना है। ये जो आपका जो सेंटेंस था ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, है ना, इसको आप अफर्मेटिव कह लीजिए। ये जो था ना अफर्मेटिव सेंटेंस था, ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस हो गया। चलिए, ये आपका जो कौन सा सेंटेंस हो गया? निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव में। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा ना वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब हमारा जो होगा ना वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। देखिए, इसमें प्रश्न पूछा जाता है। यदि प्रश्न अगर क्या से बाहर निकला हो, जैसे कि क्या वह बच्चों को पढ़ाता है? बच्चों को पढ़ाता है। चलिए, क्या वह
अपना काम करती है, अपना काम करती है। चलिए क्या बाहर निकला है, चलिए क्या बच्चे शोर मचाते हैं, क्या बच्चे शोर मचाते, ये सारे वाक्य हैं, ठीक है ना। इसमें क्या से प्रश्न पूछा गया है। देखिए इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत आसान है बनाना, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। चलिए डू डज बाहर आ जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, जब क्या बाहर निकला है तो डू डज बाहर आ जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। बस यही तो काम करना है, आपको कुछ नहीं करना है। पहले डू डज लिखना है, इसके बाद सब्जेक्ट का पार्ट लिखना है, इसके बाद वर्ब लिखना है और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। चलिए क्या वो बच्चों को पढ़ाता है, तो डू डज में वह के अनुसार तो डज आएगा ना, वह के अनुसार क्या आएगा, वह के अनुसार डज आएगा। तो डज वह के लिए ही पढ़ाने का टीच, डज ही टीच चिल्ड्रेन, क्या वो बच्चों को पढ़ाता है, क्वेश्चन मार्क। क्या वो अपना काम करती है, चलिए तो सी, यहाँ पर सी का ना इस्तेमाल करेंगे। सी के अनुसार क्या आना चाहिए, डज, क्योंकि ही सीट में ना एस आई एस लगता है, तो डज सी। चलिए है ना, करने के लिए डू हर वर्क, है ना, डू हर वर्क। चलिए इसके बाद आते हैं क्या बच्चे शोर मचाते हैं, तो बच्चे प्लुरल हो गए, तो प्लुरल के साथ ना डू लगना चाहिए। तो लाइन कैसे बनेगा, डू चिल्ड्रेन मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज। देखिए बच्चों आज के हमारे वीडियो सेशन में हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट के बारे में आपको कुछ बताया। मेन हमारा ये जो वीडियो सेशन था पहचान का था, है ना। ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में अभी थोड़ी सी बात बाकी है, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में बात करेंगे उसके बारे में। अभी टेंस का अभी सिलसिला अभी आपका लगातार अभी जारी रहेगा कुछ दिनों तक। जो सेंटेंस जो ट्रांसलेशन आपको एग्जाम्स में जो दिए जाते हैं वो बहुत ही बेसिक नेचर के होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने विचार को जरूर कमेंट बॉक्स में भेजिए ताकि हमें सुधार करने का मौका मिले। अगर आप नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर ले। आप अपने भाई बंधुओं में भी आप इसे शेयर करें ताकि आपके भांति, है ना, इस वीडियो से वो भी लाभ प्राप्त कर सके। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।